नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़। और आज उत्तराखंड के चुनाव की आज जो सरगर्मी थी वो हो गई समाप्त। 14 फरवरी को होने हैं उत्तराखंड में चुनाव। आज 12 तारीख है, 6 बजे बिल्कुल शांत यहाँ पे वातावरण हो गया। पूरा इलाका सुन्न हो चुका है। जितनी पार्टियां यहाँ पे थी सब ने खूब जोर लगा लिया है। उसमें भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और यूकेडी ऐसे करके बहुत तमाम पार्टियां उत्तराखंड में अपना जोर आजमाइश करने के लिए लगी रही लगातार 2 महीनों से। और आज ये सारा प्रचार समाप्त हो गया है। 14 फरवरी को मतदान यहाँ होंगे, 10 मार्च को उसका परिणाम आएंगे। और मैं गुजारिश करूँगा सभी मतदाताओं से कि वो वोट देने जरूर जाएँ। अब बात करते हैं यहाँ से आगे की। हम पहुँच गए एक दुकान पर। दुकान पर हमें कुछ लोग मिले तो हमने उनसे जानना चाहा कि इस चुनाव में क्या चाहती है यहाँ की जनता, क्या सोच रखती है। ख़ास तौर पर जब बात करने में पता चला ये लोग चाहते हैं भू कानून, गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए उत्तराखंड की। ऐसी मांगों को लेकर जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो भी लेकर हमारे साथ हैं। हम बात करते हैं उनसे। पैसा नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भगवंत बिष्ट है। बिष्ट साहब, मैं जानना चाहूँगा जो यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट बनी थी, मतलब विधायक बने थे, यूकेडी के बने थे जब उत्तराखंड बना था 2008 से, तो आज भी उत्तराखंड मैदान में है लेकिन उनकी शक्ति कुछ कम नज़र आती है। लेकिन उनके जो सोच, उनके जो विचार वो किस तरह के हैं, क्या वो चाहते हैं ऐसा होना चाहिए? हम सर्वप्रथम ये चाहते हैं कि हमारी जो पहाड़ जिस उद्देश्य से बना था उत्तराखंड राज्य की स्थापना की अवधारणा हुई थी वो था कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के स्थानीय जो संसाधन हैं वो यहाँ जुड़े रहें और यहाँ की जो स्थायी राजधानी हो पहाड़ के बीच में हो। इसलिए हम चाहते थे कि गैरसैंण यहाँ की राजधानी हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर उत्तराखंड 21 साल उसको बने हुए हो गए राज्य को, आज तक राजधानी इनको तय कर दिया देहरादून, गैरसैंण हमारे के पास पड़ता है उत्तराखंड के लोगों के लिए। अगर उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनती है तो इससे फ़ायदा क्या होंगे या बदलाव क्या होगा? सबसे पहले तो हमारे यहाँ स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों का टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, लोगों का आना जाना बढ़ेगा। तो स्वाभाविक है कि आदमी को यहाँ से पलायन पर नियंत्रण रहेगा। अगर रोज़गार होगा, बाहर क्यों जा रहे हैं हमारा पहाड़ का आदमी? क्योंकि उसके पास रोज़गार नहीं, रोज़गार के अभाव के चक्कर में बाहर जा रहा है। अगर उसको यहीं अपने घर में काम मिल जाए तो उसको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं बात करूँ, मेरे साथी बगल में बैठे हुए हैं। मनोज जी, ये बताइए भू कानून आज जो यूकेडी मांग कर रही है, भू कानून वो क्या है, क्या उसको हम सोच रहे हैं? देखिए, भू कानून जैसे आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने उस 250 मीटर वर्ग को बढ़ाकर अनलिमिटेड कर दिया। मैंने देखा कि लास्ट टाइम जब न्यूज़ आई थी, मनोज तिवारी जो सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने अल्मोड़ा में उस अनलिमिटेड ज़मीन का जब यहाँ पे इन्होंने पूरा खुला छूट दे दी कि बाहर का व्यक्ति आके यहाँ पे पूरा एक पहाड़ उन्होंने खरीद लिया, करोड़ों अरबों की ज़मीन खरीदी। ये तो एक एग्जाम्पल है जो हमारे सामने आया। और न जाने वो खुली छूट देने के बाद न जाने अंदर कितने ऐसे काम हुए होंगे। तो बहुत भू कानून है, मूल निवास है और आपका हमारी गैरसैंण राजधानी है। यहाँ पर अगर गैरसैंण राजधानी आती है तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें लाखों रोज़गार मिलते हैं। हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल एक कहीं ना कहीं अगर राजधानी यहाँ पे बनती है तो हमें वो स्वास्थ्य सेवाएं हमारे नेताओं की मजबूरी हो जाएगी उनको ठीक करना। इनको एक्चुअली में क्या है कि हमारे जो राष्ट्रीय दलों के नेता हैं उन्हें पहाड़ से मतलब है ही नहीं। आप ये देखिए, परिसीमन के आधार पे हमारी सीटें कम हो रही हैं हर बार। फिर 2024 या 26 में फिर वो परिसीमन होने वाला है। पहाड़ की सीटें सब कहाँ जा रही हैं? हरिद्वार, उधम सिंह नगर, तराई के क्षेत्रों में जा रही हैं, देहरादून में जा रही हैं। बिल्कुल, आपका ये कहना बहुत वाजिब भी लगा है मुझे कि जो परिसीमन हुआ है चुनाव को लेकर के, जो होना चाहिए जनसंख्या पे इन्होंने कर दिया, जो होना चाहिए ज़मीन के हिसाब से, भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर होना चाहिए। ये देखिए ना, पहाड़, ये राज्य किसके लिए बना था? ये राज्य की लड़ाई, ये 42 शहादतें किस लिए दी थी? ये राज्य पहाड़ के लिए बना था। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए थी। पहाड़ी, इस राज्य को पहाड़ी राज्य कहते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? सीटें सारी प्लेन्स में जा रही हैं। और मैं तो कहता हूँ कि कोई किसी भी दल में रहे। मैं आपको बताता हूँ, हम दिल्ली में जॉब करते थे, कोरोना काल में हम घर आए। एक पुष्पेश त्रिपाठी एकमात्र ऐसे पूर्व विधायक थे जो हमारे मतलब कहीं हम खोई वीडियो में बैठा, जिसने हमसे आके बात करी। जहाँ ये राष्ट्रीय दलों के नेता अपने डर के मारे, अपनी मौत के मारे ये बाहर नहीं निकले। पुष्पेश त्रिपाठी वो व्यक्ति है जो जहाँ हम क्वारंटीन थे घर के अंदर में, वो व्यक्ति वहाँ हमसे मिलने आया, हमारे सामने बैठकर उसने बात करी। इसी कारण हम उत्तराखंड के मुद्दों को हम पहचान पाए। और यूकेडी ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जो इस पहाड़ के बारे में सोचता है, जिससे ये पहाड़ पूरा ठीक हो जाएगा। उनके मुद्दे पूरे ज़मीनी मुद्दे हैं। अगर आप गौर करेंगे, बीजेपी, मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी में रहे, कोई कांग्रेस में रहे, वो मुद्दे जो यूकेडी के मुद्दे हैं, वो मुद्दे अपनी मैनिफेस्टो में ले आएँ और उन मुद्दों पर काम कर दे। तो आप ये कहना चाहते हैं अगर यूकेडी
के जो मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, चाहे भू कानून हो, गैरसैंण राजधानी हो, तो अगर ये कोई भी पार्टी करेगी तो आप साथ में जाना चाहेंगे उसके? मैं यही कह रहा हूँ कि कोई किसी भी दल में रहे, कांग्रेस में रहे, बीजेपी में रहे, लेकिन कम से कम उत्तराखंड के मुद्दे, पहाड़ के मुद्दे, मेरे गांव के मुद्दे, उनके लिए लड़े ना, उनके लिए लड़े। ठीक है, जब राष्ट्रीय स्तर के चुनाव आते हैं वो ठीक है, उनकी मर्जी है कि उन्हें क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें जो लगता है। देखो, जय श्री राम का वो आज उनसे पूछो कि अस्पताल कैसे ठीक होगा, बीजेपी वाले कहते हैं जय श्री राम, भारत माता की जय। वो हम भी कहते हैं, ये यहाँ 80 करोड़ देवता रहते हैं। मैं अभी घर में जाता हूँ, मेरा छोटा बच्चा है, तो मेरी वाइफ मुझसे कहती कि जरा आँख पार लगवाए जाओ। इतनी मान्यता है कि आँख पार लगवाए जाओ, बहुत 6 लाख जल गए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ कण-कण में भगवान है। हमें कहने की, मैं घर से सुबह उठता हूँ, सामने मेरी मैया का मंदिर है, मैं पहले वहाँ हाथ जोड़ता हूँ, उस मैया को मानता हूँ। तो क्या ये हमें सिखाते हैं, हम इनसे कहते हैं कि चौखुटिया का हॉस्पिटल ठीक कर दो। ये चौखुटिया के हॉस्पिटल के बाद में ये जय श्री राम कह देते हैं। एक अल्ट्रासाउंड मशीन पुष्पेश त्रिपाठी ने जो 2010 में दी थी, वो इन्होंने रानीखेत पहुँचा दी। तो ज़मीनी मुद्दे पर जिस दिन जो पार्टी करेगी, मैं कहता हूँ कि कोई किसी पार्टी में रहे, लेकिन अपने नेताओं के, अपनी इन पार्टियों के नाक में दम कर दे, अपने मुद्दों के लिए, अपने गाँव के मुद्दों के लिए, अपने पहाड़ के मुद्दों के लिए। निसान मैग्नाइट। अभी और भी लोग मेरे साथ हैं। बात आपने मनोज जी बहुत अच्छी कही थी कि काम की वैल्यू है और किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। चंदन जी, ये बताइए कि बहुत सारे ज़मीनी मुद्दे हैं। आपसे मेरी पहले भी बातचीत हुई, आपने शायद हमारी खबरें भी देखते होंगे, उस पर आपने मुझसे बात की। तो यहाँ के ज़मीनी मुद्दे क्या हैं ख़ास तौर पे जो हम लोग चाहते हैं? सर, ज़मीनी मुद्दों में तो एक तो हमारा स्वास्थ्य जो है बिल्कुल बदहाल स्वास्थ्य जो है हमारे यहाँ का। हॉस्पिटल में डॉक्टर तो हैं, पर कोई अगर वहाँ पे पेशेंट जाता है तो अगर बीमार है तो बुखार है तो बुखार की गोली दे देंगे, अदरवाइज़ कोई बड़ी बीमारी है या तो रानीखेत या फिर हल्द्वानी, उन्होंने इसको रेफरल सेंटर बना रखा है। ठीक है सर। और सड़क में देखो सर, 4 साल सड़क बने नहीं हुए हैं और गड्ढे ही गड्ढे। ठीक है। और कितने यहाँ पे सड़क में एक्सीडेंट हो रहे हैं। और आप मासी से नीचे जाइए तो सड़क के हाल आपको पता चली जाएगा। वो एक आप ही की न्यूज़ है जिसने उस सड़क को दिखाया है, और आज शायद उसमें गड्ढे भी भरे हैं उन लोगों ने। और नेता यहाँ के ऐसे हैं सर, आज इनको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं होती। अगर इन्होंने यहाँ स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे काम किया होता तो इनको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही जीत जाते हैं यहाँ पे। तो सर, मैं एक अच्छे आदमी से जुड़ा हूँ जो इन तीनों में विद्वान भी है और क्या कहते हैं, शिक्षित भी है, और एक सरल व्यक्तित्व भी है, कर्मठ भी है। जो मैं भी कोरोना काल में दिल्ली से घर आया हूँ, और मेरी भी, जैसे हमारे मनोज भाई ने बताया था अभी, कि हमारे बीच में भी वो आए और हमें मोटिवेट किया उन्होंने कि आप कुछ करो, मैं आपके साथ हूँ। जी, मैं आपसे फिर पूछना चाहूँगा, कुछ ऐसे मुद्दे जो यहाँ पर होने चाहिए, उनके नहीं होने से हमारे व्यापार पे, हमारे कारोबार पे, हमारे और जो हमारी जो निजी जो होती हैं इच्छाएं, वो पूरी नहीं हो पा रही है। नहीं, उसमें मूलभूत तो स्वास्थ्य सेवा है, जिसके लिए छोटी सी भी समस्या आती है तो हमें सीधे हल्द्वानी जाना पड़ता है या फिर सीधे दिल्ली जाओ, जबकि हल्द्वानी की दूरी हमारे यहाँ से 127 किलोमीटर है। अगर आप मान के चलिए कि कोई सीरियस मामला है, हल्द्वानी जाने तक तो दम छोड़ देगा। दूसरा, जो चंदन भाई ने भी बताया कि हमारी शिक्षा, छोटे लेवल की शिक्षाएं तो चलो हम लोग प्राइवेट स्कूल शिक्षण संस्थानों में दे रहे हैं, लेकिन इंटर करने के बाद बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए कि बच्चों को आखिर भेजे कहाँ। ये एक विकट समस्या है, और उस विकट समस्या से लोगों को भी कई पेरेंट्स को हल्द्वानी जैसे शहर या अन्य शहर में शिक्षा के लिए बच्चों को लेकर जाना पड़ता है, और वो भी एक पलायन का एक मुख्य कारण है। आज ना मैं एक गाँव में गया था, उसका नाम था डांग। तो उसकी मैंने खबर चलाई क्योंकि वो लोग परेशान थे, मुझे रोड से ही ले गए वो। तो मैंने देखा तो इस आपदा में, बीच में काफ़ी आपदा यहाँ रही उत्तराखंड के अंदर, उनका मकान का कुछ हिस्सा गिर गया था, चाहे वो आगे का हिस्सा हो या बगल का हिस्सा हो। उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, कुछ वो काम किया, आज तक वो काम नहीं हो पाए। क्या ये सरकार की नाकामी है कि इनके काम नहीं करते? हाँ, बिल्कुल ये सरकार की नाकामी गिनी जाएगी, क्योंकि जो पिछले विधायक रहे हैं वो कुछ एक अपने चातुकारों के साथ ही रहे, जिससे कि जो आम जनमानस को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। और दूसरा, जहाँ तक हमारे देखने में आया कि अपने निजी काम, अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटों को, उन्हीं को उन्होंने काम दिया।
ताकि उससे क्या आम जनमानस को उनके कामों से कोई जो है लाभ नहीं मिल पाए। सर एक आप भी हमारे साथ हैं तो सभी से बात करी तो आपसे भी एक बार प्रश्न पूछते हैं। आपने यूकेडी का समर्थन किया है, यूकेडी के साथ आपको देखा, क्या नीतियाँ औरों से अलग है यूकेडी की, ये बताइए। सर पहले तो मेरा नाम जीवन कटायत है और मैं दिल्ली में रहता हूँ और लॉकडाउन में वापस घर आया हूँ और आना जाना रहा, अभी दिल्ली में ही था और इनके समर्थन के लिए, स्पेशली समर्थन के लिए यहाँ पर प्रचार प्रसार में जुड़ा हूँ। और सर आपने पूछा कि नीतियों की बात, हमारे राष्ट्रीय पार्टियों के पास पहले तो नीतियाँ ही नहीं है हमारे उत्तराखंड के लिए। सबसे पहले स्वास्थ्य नीतियाँ देखो, रोजगार नीति देखो, प्लान पे देखो आप, प्लान की कोई वो नहीं है। और आप बोलेंगे यहाँ पे हमारा राजधानी गैरसैंण का मुद्दा है, इतना भू कानून का मुद्दा है ऑलरेडी हमारे भाइयों ने। और सर मैं बताना चाहूँगा परिसीमन सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्टियों का परिसीमन देखो, राज्य बनने के बाद 25 साल बाद लगना चाहिए परिसीमन, जहाँ इन्होंने 2 साल बाद लगा दी और उसमें हमारी छः सीटें कम हुई हैं उस टाइम, वो भी उस पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। और वहाँ पे तो क्योंकि हमारे सांसद जो यहाँ से चुने जाते हैं वो तक बात नहीं रख पाते हमारी, और ना ये सीटें भी कम नहीं होते। मैं तो ये चाहूँगा कि हमारा सांसद भी उत्तराखंड क्रांति दल से चुना जाए इस बार यहाँ से। और सर और स्पेशली ये भाई लोग हैं हमारे जो स्वाभिमानी हैं, ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से यहाँ जुड़े और इनके इस जुझारूपन और इनके जो निस्वार्थ भाव को देख के मैं भी समर्थन के लिए आया हूँ। और मुद्दे तो सर यही है हमारे जमीन जंगल का है। और मैं एक पर्यावरण प्रेमी भी हूँ सर, तो मेरे भी है कि सर जब गर्मियों में आग लगती है ना जंगलों में सर छोटे छोटे, तो इन पे वो भी नीतियाँ भी नहीं है कि इनको कैसे बचाया जाए। हाँ सर बहुत अच्छी बात इन्होंने मुझे कही है, मुझे जो बहुत अच्छा लगा, जल जंगल ज़मीन की बात मैं करता हूँ। यहाँ पे किसान हैं, छोटे छोटे गांव के गरीब लोग हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जो खेती वो करते हैं, जैसे उनका वो खेती कुछ कमाने पाता है, बंदर सूअर और ये ख़राब करते हैं, इसके लिए कोई नीति आपके पास होगी? ये तो व्यापक स्तर पर सरकार को ही करनी चाहिए, क्योंकि आम देखो हम हमारे यहाँ सीमांत कृषक है, तो सीमांत कृषक के बाद इतनी धन वो नहीं है तो वो इसकी व्यवस्था नहीं कर पाएगा। तो ये तो सरकार को ही सोचना चाहिए इस विषय में कि कैसे पशु, ये आवारा पशु है, इस पर कैसे रोका जाए, इस पर कोई इनको ठोस नीति बना के तभी इसका निराकरण किया जा सकता है। थैंक यू सर, धन्यवाद, आपकी बात हुई आपसे, बहुत अच्छा लगा बात करके। धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ यूकेडी के समर्थक भी हैं और यहाँ समाज के लोग हैं। अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पार्टी यहाँ आती है तो नीतियों को लेकर आए जो ज़मीन से जुड़े हों, जैसे कि ज़मीनी मुद्दे ने बताए, जल जंगल ज़मीन, साथ में भू कानून, गैरसैंण में राजधानी, इस तरह के जो मुद्दे हैं, परिसीमन, ये बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर जो भी सरकार आएगी उनका संगठन मतलब पूर्ण सहयोग करेंगे। और अभी ये मुद्दे सिर्फ यूकेडी के पास है, इनका ये कहना है। देखते रहिए बीपी न्यूज़। चलता हूँ स्टूडियो, नमस्कार। Nissan Magnite